इलेक्शन कमीशन है वो साफ तौर पर यह कहना चाहता है कि हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आना चाहते हैं और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सबको इस देश से हटाना चाहते हैं। उसका इनडायरेक्टली मतलब ये है, क्योंकि जब पहले इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट किया तो उसने 2 टूक लिखा टीएमसी को, वो भी तो इसका मतलब क्या है? या तो वो लिखता तो सभी पार्टियों के लिए लिखता कि हम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, लेकिन स्पेसिफिक टीएमसी को लेकर जब उसने लिखा तो ये साफ नजर आता है। और इसी बीच इलेक्शन कमीशन सो रहा है या इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता किस तरीके से रवि किशन आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रवि किशन सबके सामने ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं मिला वहां तो सनातन खतरे में आ जाएगा। उन्होंने कुछ इस तरीके से ही कहा है ना। तो एक बात आप मुझे ये बताइए, इलेक्शन कमीशन कहां है? अब कहां है चुनाव आयोग? कहां है ज्ञानेश कुमार? क्या अब उनको नजर नहीं आ रहा कि आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? एक आदमी, एक आईपीएस ऑफिसर, आदमी नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश से जाकर वहां पर उस जिसको वहां ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, वो वहां पर जाकर एक कैंडिडेट के परिवार को सरेआम वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है? क्या वो एक आईपीएस की लैंग्वेज है? आप मुझे बताइए, वो एक आईपीएस की लैंग्वेज है? और आप एक बात मुझे बताइए, तमाम जगह जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी के एक भी कैंडिडेट को कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी अधिकारी हो, उनकी तो वीडियो नहीं आ रही। अगर आप निष्पक्षता की बात करते हो तो दिखाइए एक आध वीडियो जिसमें बीजेपी के जो लोग हैं या बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको भी धमका रहे हो ऑफिसर साहब। क्या चाहते हैं, गुंडई तरीके से चुनाव हो? जैसे पहले चरण में हमने देखा बीजेपी कैंडिडेट को मारा गया, पीटा गया टीएमसी और कांग्रेस के गुंडों के जरिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के गुंडे और टीएमसी के गुंडे, बीजेपी से बड़ा कोई गुंडा है? ये बताइए ना आप मुझे, बीजेपी से बड़ा कोई गुंडा है? जो अमित शाह वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, जो अमित शाह वहां प्रचार कर रहा है, उनका इतिहास जानते हैं क्या है? उन अमित शाह का इतिहास तो एक बार खोल कर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन गुंडा है और कौन साधु है। आपको समझ में आ जाएगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि एक आदमी अपनी बहन का कंकाल निकालकर बैंक के अंदर लेकर जा रहा है सिर्फ 20,000 रुपए के पीछे। यानी कहने का मतलब ये कि 18-18 घंटे काम करने वाली सरकार, 18-18 घंटे काम करने वाले नेता मस्त और जनता त्रस्त। वो प्रधानमंत्री जो फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ जो नौजवान हैं उनका फुटबॉल बना पड़ा है। पहले सारी जिंदगी पढ़ते हैं, फिर रोजगार के लिए कभी इस कंपनी में चक्कर खा रहे हैं, कभी उस कंपनी में धक्का खा रहे हैं, उनकी फुटबॉल बनी पड़ी है, वो प्रधानमंत्री को नजर नहीं आ रही। ये आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और वो प्रधानमंत्री जिनकी सारी पुलिस फोर्स बंगाल के चुनाव में तो लग गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं देख रहे कि मणिपुर की स्थिति क्या है। वहां आदमियों के सरों से फुटबॉल चल रही है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर जिस तरीके से नरसंहार मच रहा है, समझ रहे हैं, वहां पर तो जान की कोई कीमत ही नहीं बची। वहां मोदी जी को मणिपुर नजर नहीं आ रहा, लेकिन सिक्किम में फुटबॉल खेल रहा है अगला आदमी। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री होने के नाते ये आदमी मणिपुर में जाकर देखे कि मणिपुर की स्थिति क्या है, वो नहीं देखेगा, लेकिन वहां फुटबॉल खेल रहा है। इनका रवि किशन, उसको अपना उत्तर प्रदेश नजर नहीं आ रहा। ये जिस गोरखपुर से आता है उसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है महोबा, जिस बंगाल की सरजमी पर खड़े होकर ये लोग बोल रहे हैं कि वहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इन्हीं के उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है कि इनकी पार्टी का एक नेता, इन्हीं की पार्टी की एक नेता से यह कहता है कि एक रात मेरे साथ बिस्तर पे बिताओ तो मैं तुम्हें उपाध्यक्ष बना दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, बेटियों को बचाने की जरूरत किससे है? बताइए आप मुझे। बेटियों को बचाने की जरूरत किसी से नहीं, सिर्फ भाजपा के नेताओं से है। क्योंकि बेटियां हिंदुओं के यहाँ भी सुरक्षित हैं, मुसलमान के यहाँ भी सुरक्षित हैं, सिख के यहाँ भी सुरक्षित है और ईसाई के यहाँ पे भी सुरक्षित हैं। अगर आप अपनी बेटियों की हिफाजत चाहते हो, अपनी बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो अपनी बेटियों को इन भाजपा के नेताओं से बचा कर रखें।